नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताश्री, कृपया ऐसा मत कीजिए। घोषणा हो चुकी है और राजधर्म से बढ़कर कुछ नहीं। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस भिखारी से विवाह नहीं करूंगी। राजकुमारी, चंदनगढ़ राज्य के राजकुमार आपसे मिलने आए हैं। चंद्रलेखा का घमंड इतना बढ़ गया था कि बिना देखे ही उत्तर दे देती। कह दो, मुझे उनसे मिलने में कोई रुचि नहीं है। मेरे आगे उसकी कोई औकात नहीं। धीरे धीरे राजमहल के द्वार पर आने वाले प्रस्ताव भी कम होने लगे। राज्य में चर्चा फैल गई। रानी, अब मैं थक चुका हूँ। हमारी पुत्री का अहंकार उसे अंधा बना चुका है। महाराज, वो हमारी इकलौती संतान है, उसे समझाइए प्रेम से। मैंने हर तरीका अपनाया, प्रेम से समझाकर, लेकिन अब मुझे कठोर होना ही पड़ेगा। रानी घबरा उठी। आप क्या करने जा रहे हैं महाराज? दासी, राजकुमारी चंद्रलेखा को बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। राजकुमारी, आपकी सुंदरता के आगे तो अप्सराएं भी फीकी पड़ जाएं। चंद्रलेखा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान विनम्रता की नहीं, गर्व की थी। ये तो मैं जानती हूँ, इस संसार में मेरे समान कोई नहीं। राजकुमारी, महाराज आपको बुला रहे हैं। चंद्रलेखा पिता के कक्ष में पहुंची। राजा ने उसे स्नेह भरी दृष्टि से देखा। पुत्री, बैठो, हमें तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। कहिए पिताश्री। रायगढ़ के राजकुमार आदित्य बहुत ही योग्य, वीर और बुद्धिमान हैं। वे तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम उनसे विनम्रता से बात करो। चंद्रलेखा हल्के से हंसी। पिताश्री, अब तक जितने भी राजकुमार आए, क्या कोई मेरे योग्य था? पुत्री, जीवन केवल सौंदर्य या ज्ञान से नहीं चलता, विनम्रता भी उतनी ही आवश्यक है। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। जो मुझे स्वीकार करे ठीक, नहीं तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं। राजा और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा। चिंता और गहरी हो गई। अगले दिन राजकुमार आदित्य अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ महल में प्रवेश कर रहे थे। स्वागत है राजकुमार आदित्य, आपका हमारे राज्य में हार्दिक अभिनंदन है। महाराज, ये मेरा सौभाग्य है। राजकुमारी, आपके सौंदर्य की जितनी प्रशंसा सुनी थी, वो सब आज सत्य प्रतीत हो रही है। प्रशंसा करना तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे? यदि मेरे ज्ञान में हुआ तो अवश्य। चंद्रलेखा ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कभी राजनीति, कभी दर्शन, कभी युद्ध नीति। आदित्य हर प्रश्न का उत्तर देते रहे, लेकिन चंद्रलेखा संतुष्ट नहीं थी। बस इतना ही? मैंने सोचा था आप कुछ विशेष होंगे। राजकुमारी, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। मेरे पास जितनी कुशलता और ज्ञान है, वह पर्याप्त है। आप जैसे सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति से मैं क्या अपेक्षा कर सकती हूँ? कक्ष में सन्नाटा छा गया। राजा और रानी के चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। चंद्रलेखा अब पूरी तरह अहंकार में डूब चुकी थी। सुनिए राजकुमार आदित्य, आप मेरे योग्य नहीं हैं। आप मेरे पैरों की जूती के बराबर भी नहीं। ये सुनते ही कक्ष का वातावरण भारी हो गया। आदित्य का चेहरा लाल हो गया। उनकी आंखों में अपमान और क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। राजकुमारी, मैंने आपके सौंदर्य की प्रशंसा की थी, लेकिन अब समझ आया कि बिना विनम्रता के सौंदर्य भी व्यर्थ है। महाराज, मुझे क्षमा करे, मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। इतना कहकर वे तेज कदमों से कक्ष से बाहर चले गए। राजकुमार के जाते ही राजा ने क्रोध और दुख से चंद्रलेखा की ओर देखा।
चंद्रलेखा, ये क्या किया तुमने? इतना अपमान तो कोई दुश्मन का भी नहीं करता। पुत्री, ये तुम्हारा अहंकार तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन चंद्रलेखा पर कोई असर नहीं हुआ। राजकुमारी चंद्रलेखा, तुमने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं। आज तक तुमने हमारा प्यार देखा, लेकिन अब तुम हमारा दूसरा रूप देखोगी। हम घोषणा करते हैं कि राजकुमारी चंद्रलेखा के आगामी जन्मदिन के दिन प्रातःकाल जो भी पुरुष सबसे पहले नगर के मुख्य द्वार से प्रवेश करेगा, राजकुमारी का विवाह उसी से कर दिया जाएगा। ये सुनते ही पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। पिताश्री, ये कैसी घोषणा है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने जो कहा है वो होगा। मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरा विवाह किसी अज्ञात व्यक्ति से कैसे हो सकता है? तुम्हारा अहंकार तुम्हें इस स्थिति तक लाया है। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना ही होगा। महाराज, ऐसा मत कीजिए। चंद्रलेखा हमारी इकलौती संतान है। लेकिन राजा उग्रसेन अब अडिग हो चुके थे। चंद्रलेखा बहुत रोई, बहुत विनती की, परंतु इस बार पिता का हृदय नहीं पिघला। राजकुमारी चंद्रलेखा के जन्मदिन का वो दिन आ गया। प्रातःकाल नगर का मुख्य द्वार सैनिकों से घिरा हुआ था। सभी की निगाहें उस मार्ग पर टिकी थीं कि कौन होगा वो व्यक्ति जो सबसे पहले प्रवेश करेगा। कुछ समय बाद एक युवक धीरे धीरे चलता हुआ पास आया तो सभी स्तब्ध रह गए। वो कोई राजकुमार नहीं था, वो एक भिखारी था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ, बाल बिखरे हुए, मानो उसने महीनों से स्नान न किया हो। सैनिकों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। चलो, तुम्हें महाराज के सामने ले चलना है। मैं तो बस भोजन की तलाश में आया था। दरबार में उसे राजा के सामने लाया गया। चंद्रलेखा ने जैसे ही उसे देखा, उसका चेहरा क्रोध और दुख से भर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताश्री, कृपया ऐसा मत कीजिए। घोषणा हो चुकी है और राजधर्म से बढ़कर कुछ नहीं। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस भिखारी से विवाह नहीं करूंगी। विवाह की तैयारियां तुरंत की गईं। राजकुमारी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, परंतु कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सका। मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी और देखते ही देखते राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह उस भिखारी से कर दिया गया। विवाह के बाद राजा ने उस भिखारी को बुलाया। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोलकर उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। अब ये लड़की हमारी पुत्री नहीं, तुम्हारी पत्नी है। इसे लेकर यहाँ से तुरंत चले जाओ। महाराज, मैं... और सुनो, यदि तुम दोनों हमारे राज्य में फिर कभी दिखाई दिए तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। चंद्रलेखा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रानी फूट फूट कर रोने लगी, परंतु वे भी कुछ नहीं कर सकी। भिखारी ने धीरे से चंद्रलेखा की ओर देखा। उसकी आंखों में भय भी था और एक अजीब सी करुणा भी। चलिए राजकुमारी। चंद्रलेखा ने आखिरी बार अपनी महल की ओर देखा। वो महल जहां उसने ऐश्वर्य में जीवन बिताया था, आज वही महल उससे सदा के लिए दूर हो रहा था। वो भिखारी के साथ नंगे पांव धीरे धीरे उस राजमहल से दूर चल पड़ी। चंद्रलेखा के कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हे विधाता, मैंने ऐसा क्या अपराध किया जिसका मुझे इतना कठोर दंड मिला? वो भिखारी बिल्कुल विपरीत भाव में था। वो हल्के हल्के गुनगुना रहा था, कभी मुस्कुरा देता, कभी हवा में हाथ फैलाकर चलता। अरे, आज तो जीवन बदल गया। अब मैं अकेला नहीं हूँ। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है।
मेरा सब कुछ छिन गया है और तुम हंस रहे हो। राजकुमारी, जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है। चलते चलते वे घने जंगल में पहुंच गए। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, चारों ओर सन्नाटा। चंद्रलेखा डर गई। हम कहाँ आ गए? भिखारी ने सामने इशारा किया। एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी खड़ी थी। अब यही तुम्हारा घर है। चंद्रलेखा ने उस झोपड़ी को देखा। न कोई दरवाजा ठीक से, न खिड़की। चारों ओर मिट्टी, धूल। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। ये मेरा घर है? हाँ, और अब तुम्हें सब कुछ खुद करना होगा। जंगल से लकड़ियां लानी होंगी, कंदमूल ढूंढने होंगे और पास के गांव में जाकर लकड़ियां बेचनी होंगी। मैं भी जितना बन सकेगा तुम्हारी सहायता करूंगा। चंद्रलेखा, जो कभी अपने हाथों से पानी तक नहीं पीती थी, आज उसे जीवन के लिए संघर्ष करना था। अगले दिन चंद्रलेखा जंगल में गई, नंगे पांव, कांटों से भरी जमीन पर। किसी तरह वो लकड़ियां इकट्ठा कर गांव पहुंची। अरे ओ गवार आदमी, लकड़ियां खरीदो दे। उसके चेहरे पर अभी भी वही पुराना घमंड झलक रहा था। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। अरे ये कैसी स्त्री है, बात करने का तरीका तो देखो। कोई भी उसकी लकड़ियां खरीदने को तैयार नहीं हुआ। दिन ढल गया और वो खाली हाथ लौट आई। झोपड़ी में लौटकर उसने भिखारी की ओर देखा। कुछ भी नहीं बिका। भिखारी ने चुपचाप जंगल से लाए कंदमूल निकाले। दोनों चुपचाप बैठ गए। चंद्रलेखा ने पहला कौर उठाया, उसका गला भराया। मैं ये नहीं खा सकती। इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही खाना पड़ेगा। भूख सब कुछ खिला देती है। आखिरकार आंसुओं के साथ उसने वो कंदमूल खाया। हर निवाला उसके अभिमान को तोड़ रहा था। चंद्रलेखा, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये सब बहुत कठिन है। मैं तो भिखारी हूं, भूखा रहने का आदी हूं, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। चंद्रलेखा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में न कोई लालच था, न कठोरता, बस सच्चा अपनापन था। चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, कोई दूसरा काम करेंगे, शायद हमारे हालात सुधर जाएं। चंद्रलेखा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर झुका लिया। घने जंगलों को पार करते हुए भिखारी और राजकुमारी चंद्रलेखा अंततः एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के किनारे एक टूटा फूटा जर्जर घर पड़ा था। अब यही हमारा घर है। अगले ही दिन भिखारी कहीं गया और कुछ पैसे लेकर लौटा। उसने उन पैसों से मिट्टी के बर्तन खरीदे। इन बर्तनों को बाजार में ले जाकर बेचो, तभी हमारा गुजारा होगा। ये सुनते ही चंद्रलेखा का चेहरा तमतमा उठा। मैं एक राजकुमारी हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम जाओ और इन्हें बेच कर आओ। भिखारी का चेहरा इस बार सख्त हो गया। मैंने अपनी इच्छा से ये विवाह नहीं किया था, तुम्हारे पिता ने जबरदस्ती किया है। और सुन लो, अगर तुम अपने तेवर नहीं बदलोगी तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनते ही चंद्रलेखा सन्न रह गई। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। भारी बर्तनों की टोकरी सिर पर रखकर धीरे धीरे कांपते कदमों से वो बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार में पहुंचकर उसने बर्तन उतारे, लेकिन जमीन पर बैठना उसे अपमानजनक लगा। वो खड़ी रही। बर्तन ले लो, बर्तन, बर्तन ले लो, बर्तन। कोई पास नहीं आया।
लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। कुछ समय बाद एक घुड़सवार युवक बाजार में आया। उसने चंद्रलेखा के पास आकर पूछा, इन बर्तनों का क्या मूल्य है? चंद्रलेखा ने बिना देखे रूखे स्वर में दाम बता दिए। 2 रुपए में मिलेंगे, लेना है तो लो। घुड़सवार ने भौहें सिकोड़ ली। उसने बिना कुछ कहे घोड़ा मोड़ा, लेकिन जैसे ही घोड़ा मुड़ा उसके खुर सीधे बर्तनों पर पड़े। सारे बर्तन टूटकर बिखर गए। घुड़सवार ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ गया। चंद्रलेखा वहीं खड़ी रह गई, मानो समय थम गया हो। उसकी आंखों के सामने टूटे हुए बर्तन और उसके साथ ही उसका अंतिम अहंकार भी। अब मैं क्या करूं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो रोती हुई घर लौट आई। घर पहुंचकर वो कोने में बैठ गई। उसके मन में एक ही भय था, भिखारी ये सुनकर बहुत क्रोधित होगा। शाम को भिखारी घर लौटा। उसने चंद्रलेखा को देखा। आंखें सूजी हुई, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। वो सब समझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गया। अगली सुबह भिखारी ने शांत स्वर में कहा, चंद्रलेखा, तुम्हें कुछ नहीं आता, सारे बर्तन भी टूट गए। अब हमारे पास एक ही उपाय है, राजमहल चलते हैं। सुना है राजा विक्रम बहुत दयालु हैं। मैं तुम्हें वहां कोई काम दिलवाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम्हें काम मिल गया तो मैं भी निश्चिंत होकर अपना काम ढूंढ लूंगा। राजा विक्रम, ये नाम सुनते ही चंद्रलेखा का दिल कांप उठा। उसे याद आया, एक समय वही राजा उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे और उसने उन्हें भी ठुकरा दिया था। हाय रे नसीब, अगर मैं उस दिन हाँ कह देती तो आज मैं उनकी रानी होती। हे भगवान, मेरा घमंड मुझे कहाँ ले आया। जिस महल की रानी बनने वाली थी, आज उसी महल में दासी बनने जा रही हूँ। दोनों राजमहल की ओर चल पड़े। भिखारी ने वहां की एक दासी से बात की और किसी तरह चंद्रलेखा को महल में काम दिलवा दिया। अब तुम यहाँ सुरक्षित हो, मैं चलता हूँ। चंद्रलेखा कुछ कह पाती उससे पहले ही वो चला गया। चंद्रलेखा वहीं खड़ी रह गई, अकेली, टूटी हुई, पछतावे से भरी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी चाल में अब गर्व नहीं, संकोच था। उसकी वाणी में अब कठोरता नहीं, मृदुता थी। वो हर कार्य पूरे मन से करती। चंद्रलेखा, तुम इतना परिश्रम क्यों करती हो? क्योंकि अब यही मेरा धर्म है। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। एक दिन पूरे महल में उत्सव का माहौल था। आज राजा विक्रम का जन्मदिन था। परंपरा के अनुसार राजा हर वर्ष अपने हाथों से महल के सभी मेहनती सेवकों को पुरस्कृत करते थे। सभी सेवक सेविकाएं पंक्ति में खड़े थे। चंद्रलेखा भी उनमें शामिल थी। अंत में दरबारी ने ऊंचे स्वर में पुकारा, दासी चंद्रलेखा, आगे आओ। चंद्रलेखा के कदम कांप उठे। राज सिंहासन के सामने जाकर खड़ी हो गई। राजा विक्रम ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में गहरी मुस्कान थी, जैसे वे उसे बहुत पहले से जानते हों। चंद्रलेखा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम भले ही गरीब हो, लेकिन तुम बहुत सुंदर हो और उससे भी अधिक मेहनती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रानी बनो। ये सुनते ही चंद्रलेखा स्तब्ध रह गई। महाराज, ये उचित नहीं है। मैं पराई स्त्री हूँ। क्या हुआ जो मेरा पति भिखारी है? अब वही मेरा सब कुछ है। मैं उसे छोड़कर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो कृपया मेरे पति का पता लगवाइए। मैं इस महल में सेवा करके प्रसन्न हूँ। राजा विक्रम कुछ क्षण तक उसे देखते रहे,
फिर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। कुछ समय बाद वही भिखारी। चंद्रलेखा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो दौड़ती हुई उसके पास गई। स्वामी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको हर जगह ढूंढा। भिखारी मुस्कुराया। चंद्रलेखा, क्या तुम्हें मेरे चेहरे में और राजा विक्रम के चेहरे में कुछ समानता नहीं दिखती? चंद्रलेखा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। धीरे धीरे सत्य स्पष्ट होने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। आप ही राजा विक्रम है? हाँ चंद्रलेखा, वही भिखारी और वही राजा। मुझे क्षमा करना, लेकिन तुम्हारे अहंकार को तोड़ने का यही एकमात्र उपाय था। तुम्हें एक विनम्र और सच्ची स्त्री बनाने के लिए मैं और तुम्हारे पिता दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी। चंद्रलेखा रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू दुख के नहीं, पश्चाताप और कृतज्ञता के थे। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपने अहंकार में सब कुछ खो दिया था। नहीं चंद्रलेखा, तुमने सब कुछ खोया नहीं, बल्कि आज तुमने खुद को पा लिया है। अब चंद्रलेखा फिर से राजमहल की रानी बनी, लेकिन इस बार वो केवल सुंदर नहीं थी, वो विनम्र, दयालु और समझदार भी थी। हमारे प्रिय दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।